दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव का पहला डेमो क्लास, जहां पे दोस्तों मैं आज आपके सामने पूरा का पूरा चैप्टर को एक्सप्लेनेशन करूंगा। देन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। देन हम लोग डिस्कस करेंगे सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले इस वीडियो में मेरे दोस्तों आप लोगों को बेहतर तरीके से चैप्टर को समझाया जाएगा। और आज आप लोगों का पहला क्लास है मेरे दोस्तों एग्जाम 2026 के अकॉर्डिंग। तो चुकू मुकू बैठकर अच्छे तरह से हमारी स्टोरी को सुनिए, मजा आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे आपके साथ सुबह शाम दोनों टाइम पे बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो दोस्तों अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को दोस्तों एनी हाउ आप लोग ज्वाइन कर ले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर में समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताई जाएगी, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव बताया जाएगा। देन आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ और दोस्तों एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराया जाएगा इस कोर्स में। इसलिए दोस्तों जल्दी से जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहें। ठीक है, अभी आप लोगों का ऑफर चल रही है 399 रुपया में आप लोगों को सारा सब्जेक्ट घर बैठे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। अभी आप लोगों का 60% का ऑफर चल रहा है दोस्तों, जहां पे आपको मात्र मिल रहा है 399 रुपया में। तो आइए सर बात करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा अंतरा भाग का, एक होता है सर हमारा गद्य खंड, एक होता है सर हमारा काव्य खंड। तो गद्य खंड में हम लोगों को डिस्कस करना है कविता के बारे में। तो दोस्तों पहला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है क्या, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जो है उन्होंने 2 गीत लिखा है, एक हमारा देवसेना का गीत, एक हमारा सर कार्नेलिया का गीत। दोस्तों देवसेना का गीत पूरा का पूरा आधारित है किस पर, लव स्टोरी पर आधारित है। किस पर मेरे सरनियों, लव स्टोरी पर आधारित है। और जो हमारा दूसरा गीत है सर कार्नेलिया का जो गीत है वो गीत दोस्तों हमारा आधारित है किस पे, भारत की सौंदर्य पर, भारत की प्रकृति पर, भारत के पर्यावरण पर आधारित है। इस दोनों टॉपिक को दोस्तों बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जल्दी से बता दें। तो चलिए सर बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जी हाँ, लव स्टोरी पर आधारित है। किस पर मेरे भाई, लव स्टोरी पर आधारित है। अगर आप बुखार लगा है ना आपका, तब भी आपका बुखार छूट जाएगा भाई, ये स्टोरी को जरूर सुन लेना, है ना। ठीक है, आइए सर अब दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है देवसेना की ससुरा। ये है ना तोहनी जो देखो मेरे भाई, ये जो तोहनी पिक्चर देखो ही ना दादा, इसी के बारे में हमने के डिस्कस करा है। हाँ दादा याद रखिया, हमने के इसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है, इसी लव स्टोरी के बारे में। पहला चैप्टर काफी रोमांटिक स्टोरी है, मजा आएगा दोस्तों, यकीन मानिए जब मैं आप लोगों की स्टोरी समझाऊंगा तो आप लोगों को पहला चैप्टर से प्यार हो जाएगा। जी हाँ, पहला टॉपिक से लव हो जाएगी भाई आपका। तो बोल दीजिए सर हाँ। हम लोग ससुरा पिक्चर क्यों देख रहे हैं ससुरा, ये तो पिक्चर देख के ही आप लोगों का दिमाग हैंग हो जाता है भाई, पिक्चर मत देखियो दादा। एक बार जल्दी से बोल दीजिए सर हाँ, हम लोग तैयार है। तो दोस्तों आप लोग चुकू मुकू बैठ कर अच्छी तरह से हमारी स्टोरी को याद रखिए, सुनिएगा। ठीक है, क्या करना है मेरे भाई, चुकू मुकू बैठ कर अच्छी तरह से हमारी स्टोरी को सुना कीजिए, मजा आ जाएगा दोस्तों स्टोरी। चलिए गुरुजी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, चलिए क्लास स्टार्ट हो रही है, सुनेगा। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव का चैप्टर नंबर 1 अंतरा भाग 2 का, जिसका नाम है क्या, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने 2 गीत के बारे में इस चैप्टर में वर्णन किया है। पहला गीत का नाम है दोस्तों देवसेना का गीत, और दूसरा टॉपिक का नाम है हमारा कार्नेलिया का गीत। और पहला जो हमारा गीत है देवसेना का गीत, ये पूरा का पूरा दोस्तों लव स्टोरी पर आधारित है। और दोस्तों हमारा जो अगला गीत है कार्नेलिया का गीत, वो गीत हमारा भारत के प्रकृति पर आधारित है। तो प्यारे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे देवसेना के गीत के बारे में। किसके बारे में भाई, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, तो याद रखिएगा देवसेना के गीत के बारे में हम लोग मजेदार तरीके से बातें करते हैं। क्या दोस्तों, देवसेना के गीत के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से बातें करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा पहला जो हम लोगों का आता है वह है सबसे पहला क्वेश्चन कि हमारा देवसेना किसने लिखा है, या तो कार्नेलिया का स्टोरी किसने लिखा है, तो बताएंगे सर जयशंकर प्रसाद। दादा रे जो हमने के जयशंकर प्रसाद है ना रे भाई,
वो जयशंकर प्रसाद जो है ना भाई, अकर बारे में तुम्हें थोड़ा सा याद रखिया। इसका जन्म, जयशंकर प्रसाद का जो जन्म होती है 1888 में इसका जन्म होता है और 1937 में ये इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि 1888 में 1888 में मेरे दोस्तों हमारा जयशंकर प्रसाद की जन्म होती है और 1937 में वो इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। प्यारे सुनिएगा, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कई बार पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहां हुई है, तो मोहब्बत से बताएंगे दोस्तों काशी में इसका जन्म होती है, उत्तर प्रदेश के काशी शहर में। वे विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक प्राप्त कर सके हैं। याद रखिएगा, वो सिर्फ दोस्तों 8वीं कक्षा तक पढ़ाई किया है। दोस्तों जब ये 8वीं कक्षा तक पढ़ करके एक लेखक बन सकता है तो आप सोचिए खुद, जब आप क्लास 12 पढ़ लेंगे तो आप क्या बन सकते हैं, है ना। आइए गुरुजी बात करते हैं सर नाटक का। क्या नाटक का? दोस्तों हम सभी को पता है सर कि नाटक मतलब होता है क्या, दूसरों को हंसाना। क्या? दूसरों को हंसाना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाटक कहते हैं। तो हमारा जयशंकर प्रसाद ने दोस्तों कौन कौन सा नाटक लिखा है सुनिएगा। अजात शत्रु, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी आदि प्रकार का हमारा नाटक लिखा है। याद रखिएगा, आदि प्रकार के हमारा, याद रखिएगा हमारा जयशंकर प्रसाद ने नाटक लिखा है। ओके, कोई टेंशन नहीं है भाई। पहला अजात शत्रु, दूसरा स्कंद गुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त, तीसरा चौथा हमारा राजश्री और ध्रुवस्वामिनी आदि। ठीक है। उपन्यास क्या है भाई? हमारा जयशंकर प्रसाद द्वारा ही दोस्तों हमारा उपन्यास लिखा गया है। वो उपन्यास क्या है? जैसे कंकाल, तितली। याद रखिए, दो ही टॉपिक याद रखिएगा मेरे भाई कि जयशंकर प्रसाद द्वारा जो लिखा गया 2 उपन्यास का नाम बताए तो बताएंगे सर कंकाल और हमारा तितली। कंकाल और तितली। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सर कविता क्या है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया, किन्हीं 2 कविता के नाम बताएं तो बताएंगे सर झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कान कुसुम। ठीक है, 2 ही याद रखना है। पहला याद रखिएगा झरना, दूसरा आपको याद रखना है आंसू। ठीक है। उसके बाद निबंध संग्रह जो है काव्य और कला, ये आपके एग्जाम में नहीं आता है। कहानी संग्रह, कहानी संग्रह क्या है? आंधी हो गई, छाया हो गया। 2 ही याद रखिएगा कि हमारा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया किन्हीं 2 कहानी के बारे में वर्णन करें। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया किन्हीं 2 कहानी का नाम बताएं, तो आपको बताना है दोस्तों उस कहानी का नाम क्या, आंधी और छाया। ये कभी कभी दोस्तों एग्जाम में यहां से पूछ लिया जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में यहां से पूछ लिया जाता है। याद रखिए, कभी कभी क्या करता है एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। चलिए गुरुजी, मैं अब आप लोगों का स्टोरी स्टार्ट करता हूं। दोस्तों सुनिएगा मजेदार तरीके से, इतना इत्मीनान तरीके से सुनना है प्यारे कि याद रखिएगा चैप्टर का साथ साथ हमारा क्वेश्चन आंसर भी हमारे दिल में समाते चले जाएं। ओके, चलिए सर। दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ ओवरव्यू देना चाहता हूं, इस बात को थोड़ा सा सुनिएगा। दोस्तों सबसे पहला अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग जो मैं कह रहा हूं उसको लिखेगा। देवसेना का गीत प्रसाद के द्वारा जयशंकर प्रसाद के स्कंद गुप्त नाटक से लिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारा स्टूडेंट्स आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। जी हाँ, सारा स्टूडेंट्स आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। क्या है नोट डाउन करना है? एक बार नहीं 1000 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि देवसेना का गीत कहां से लिया गया है। देवसेना का जो गीत है वो हमारा स्कंद गुप्त नाटक से लिया गया है। कहां से? स्कंद गुप्त नाटक से लिया गया है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है। देवसेना मलवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। देवसेना कौन है मेरे भाई? याद रखिएगा एक लड़की का नाम है। क्या दोस्तों? याद रखिएगा, ये गर्ल्स नहीं सर, गर्ल है। एक लड़की का नाम है देवसेना और ये किसकी बहन है? बताएंगे सर राजा बंधु वर्मा की बहन है। यही क्वेश्चन इस बार ब्लूप्रिंट के एग्जाम जो हुई थी क्लास 12 में 2024-25 में पूछा गया था। वहां पे जो देवसेना है वो किसकी बहन थी? तो राजा बंधु वर्मा की बहन थी। हुनों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोग को वीरगति बची हुई देवसेना भाई ने सपनों को साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लिया। कहा दोस्तों, देखिए अब हमारा क्या होता है, हुनों ने आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई? जिस जगह पे हमारा देवसेना रहती थी
या तो दोस्तों जिस जगह पे हमारा उसका भाई यानी बंधु वर्मा रहते थे वहां पर आकर आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण किया तो बताएंगे सर, हुनों ने आकर आक्रमण कर दिया। क्या मेरे भाई, हुनों ने आकर पूरी तरह से कर दिए क्या, आक्रमण कर दिया। हुनों ने पूरी तरह से आकर क्या किए, आक्रमण कर दिए। ठीक है, आगे देखिए, जीवन में देवसेना को स्कंद गुप्त की चाह थी। अब यहाँ पे स्कंद गुप्त आता है, आ गया दिल चुराने आ गया। कौन आता है, स्कंद गुप्त। क्या दोस्तों, अब हमारा स्टोरी है। अब हमारा स्टोरी स्टार्ट होती है। लड़की का नाम याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, लड़की का नाम क्या था भाई, तो लड़की का नाम है दोस्तों देवसेना। क्या प्यारे, देवसेना। लड़की का नाम है क्या दोस्तों, याद रखिएगा, देवसेना। और लड़का का नाम क्या है, स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त, याद रखिए। क्या नाम है मेरे भाई, लड़की का नाम है क्या, देवसेना, और लड़का का नाम है स्कंद गुप्त। अब क्या स्टोरी होता है, प्यार तरीके से सुनिएगा दोस्तों। देवसेना एक लड़की है और उसको स्कंद गुप्त से प्यार हो जाता है। जी हाँ, आप लोग कभी भी इस पर नहीं फंदा है, इस फंदे पर आप लोग कभी भी गला को नहीं डालना है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे दोस्त, इस बात को भी याद रखना है। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों, देवसेना एक लड़की है, इसको स्कंद गुप्त से प्यार हो जाता है, और इतना प्यार हो जाता है, इतना प्यार हो जाते हैं कि दुनिया की सारी चीजों को ये लड़की लुटाने के लिए तैयार है। कहा, अरे स्कंद गुप्त, तू जान को छोड़कर क्या मांगोगे रे, मैं सारा चीज तुम्हें दे दूंगा, तुम कहोगे तो मैं साम्राज्य में तुम्हें दे दूंगा, तू एक बार हाँ तो कर। पर लड़का है दोस्त, याद रखिएगा, लड़का जिसको चाहा उसके दिल पे बसा हुआ रहता है। ये दोस्तों इसको वैल्यू नहीं देता था, ये जो हमारा था इसको वैल्यू नहीं देता था। स्कंद गुप्त जो थे, देवसेना को कोई गरजा नहीं करता था, कोई वैल्यू नहीं भाई। देवसेना अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही थी। देवसेना अपनी जिंदगी को स्कंद गुप्त के प्यार में बर्बाद कर ली थी, सारे चीज वो लुटा दी थी। उसके जीवन कैसे बीत गया ये भी इनको पता ना चला, कैसे में जवानी था और कैसे में बुढ़ापा आ गया, सिर्फ और सिर्फ स्कंद गुप्त के प्यार में। ठीक, चलिए सर, लाल पीला हरा के चक्कर में ना पड़ियो दादा, याद रखिए। अरे भाई तो नहीं। अब देखिए दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा सुनिएगा। किंतु स्कंद गुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजय का स्वप्न देखते थे। अब देखिए, लड़का के दिल पे अगर कोई बस जाए ना दोस्त, फिर कितने भी अच्छी खूबसूरत लड़कियां आ जाए उसे कभी स्वीकार नहीं करती है भाई, जो सच्चा प्रेमी होता है। तो ठीक इसी तरह से जो हमारा स्कंद गुप्त थे ना दोस्तों, वो मालवा के धन कुबेर की एक कन्या थी जिसका नाम था विजया। वो विजया से दोस्तों क्या करते थे, विजया का ये स्वप्न देखते थे। ये स्कंद गुप्त कहते थे दोस्तों, मुझे प्यार है विजया से। एक लड़की का नाम थी क्या, विजया से। और वे बेचारे कह रहे हैं कि नहीं मैं आपसे प्यार करता हूं, ये कहता है नहीं भाई मैं इससे प्यार करता हूं। यही तो चक्कर है हमारे चैप्टर 1 में, है ना दोस्त। वही कह रहा था भाई, यहाँ पे वही कह रहा है क्या कि किंतु स्कंद गुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजय का स्वप्न देखता था। ओहो क्या खूबसूरत, ओहो लाल लाल होठ, गुलाबी होठ, और तेरे देवसेना तेरा कुछ नहीं है भाई, तेरा सब कुछ है लेकिन तेरा कुछ नहीं है जो मेरे विजया के पास है। ओ माय गॉड, चेहरा देखकर भूख प्यास मिट जाता है, ऐसा हमारा विजया है। कौन कह रही है, कौन कहता है, स्कंद गुप्त, है ना। किंतु स्कंद गुप्त मालवा का धन कुबेर की कन्या विजय का स्वप्न देखता था। दिन रात वो सपना देखते थे, काश हमारे बाहों पे आ जाते। जी हाँ, काश हमारे, स्कंद गुप्त कहता है काश हमारे विजया हमारे बाहों पे आ जाते हैं। और बेचारा देवसेना इधर चिल्ला रही है, अरे स्कंद गुप्त आ जाओ यार, मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, कम से कम ये बात तो समझो। लेकिन हमारा स्कंद गुप्त कहता है क्या, नहीं दीदी आप मेरा कुछ नहीं है, आप मेरा बड़े सिस्टर है, इस बात को याद रखिएगा। देवसेना बेचारा रोने लगती है, समझ पा रहे ना। चलिए सर, मजा आए भाई, बहुत मजा आएगा। जीवन का अंतिम मोड़ पर स्कंद गुप्त देवसेना को पाना चाहता है। आज जीवन का जब अंतिम मोड़ आता है ना दोस्त, जीवन का जब हमारा अंतिम मोड़ आती है, ऐसा स्टेज आता है जब हमें लगता है कि दुनिया पूरी तरह से फना होने वाला है, दुनिया पूरी तरह से समाप्त हो गई, मेरे लिए जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। वही कह रहा है मेरे भाई
कि हमारा जो जीवन का अंतिम मोड़ पर स्कंद गुप्त देवसेना को पाना चाहता है। जीवन का अंतिम मुहूर्त में जब इसको इधर से धोखा मिलता है तब देवसेना को पाना चाहता है, किंतु देवसेना तब तक वृद्धा वर्ण दत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है। और उस समय जब इसको होश आता है, ये पगलवा को जब होश आता है, ये पगलवा जो है इसको जब होश आता है कि विजया से हम प्यार करते हैं पर विजया हमसे प्यार करती नहीं है। इस पगला को जब होश आता है कि स्कंद गुप्त मेरा नाम है और देवसेना कोई लड़की मुझसे प्यार करती है, मैं अब इसके प्यार को छोड़ करके मैं इसके प्यार में डूब मरूं। जब ये अपने प्यार के लिए भीख मांगने जाती है तो देखते हैं क्या ये हमारा देवसेना देखते हैं क्या दोस्तों, क्या देखते हैं, पूरी तरह से देखते ही क्या कि ये हमारा भीख मांग रहे हैं। वो अपने घर द्वार को छोड़कर चली गई है, वो भीख मांग रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं अरे बाबू प्यार ना करना भाई, एक तरफा लव इंसान को बर्बाद कर देते हैं, ये कहने लगा। ठीक है, सुनिएगा आगे। और महादेवी की समाधि का मतलब कब्रिस्तान शमशान घाट, समाधि की परिष्कृति करती है। स्कंद गुप्त के अनुनयन विनय पर जब वह तैयार नहीं होती है तब स्कंद गुप्त आजीवन कुंवारा रहने का, तब जो हमारा देवसेना जो है दोस्तों जब कहता है कि मैं तेरे लिए सब कुछ लुटा चुका हूं, अब मैं सन्यासी ले चुकी हूं, अब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, तब हमारे इधर से आता है कौन, स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त कहता है कि ठीक है रे देवसेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात को याद रखना। बोलो क्या भाई, बोलता याद रखना ये बात को, मैं जिंदगी में किसी से शादी नहीं करूंगा और ना मैं किसी की तरफ नजर उठाकर देखूंगा। यह है मर्द का प्यार। ठीक है, यह था सर हमारा स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत लेता है। इधर देवसेना कहती है, देवसेना दोस्तों यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखती है और कहती है क्या, सुनिएगा। देवसेना एक स्टेटमेंट लिखती है और कहता है क्या, सुनिएगा। हृदय की कोमल कल्पना से जो सा जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छा बात है। आज जीवन के भावी सुख आशाओं और आकांक्षाओं सबसे मैं विदा लेती हूं। और कहता है मैं दुनिया के सारी चीजों से विदा लेती हूं, मैं हट प्यार और नहीं करूंगा। कौन कहता है, देवसेना। क्यों कह रही थी पता है, क्योंकि उनके प्यार के लिए, स्कंद गुप्त के प्यार के लिए वो पूरी दुनिया को ठुकरा दिए थे। यह है गर्ल्स का लव, सच्चा प्रेमी, याद रखिए सच्चा प्रेमी। सुनिएगा, तब वो गाती है, गीत गाती है, आह वेदना मिली विदाई। आह वेदना, वेदना मतलब होता है दर्द। ठीक है, वेदना मतलब होता है क्या, दर्द। आह वेदना मिली विदाई, देवसेना का गीत। कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में आर्जित वेदनामय का क्षणों को याद कर रही है। और दोस्तों हमारे देवसेना जब पूरी तरह से दुनिया को अलविदा कह दिया, अलविदा मतलब जो वो पूरी तरह से सन्यासी बन गई है, तो अपनी जिंदगी के बारे में बैठकर सिर्फ और सिर्फ याद कर रही है और अपने दुख का मजा ले रही है कि ओहो पूरी जवानी मैंने बर्बाद कर दिया भाई, और आज आया है मेरे प्यार की भीख मांगने के लिए। हटाओ यहां से, गेट आउट, हटा सावन की, हटाओ, गेट आउट। मैं पूरी तरह से अब भगवान पर विलय हो चुका हूं। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। चलो मैं याद कर रही है, जीवन के इस मोड़ पर अर्थात जीवन संध्या की बेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। शाम के समय सूर्य को देखती है और टुकुर टुकुर देखती है। अरे वाह रे स्कंद गुप्त, क्या मर्द था रे तू, तेरे लिए मैंने पूरी जिंदगी को ठुकरा दिया, तेरे लिए मैंने धन दौलत जमीन जायदाद पूरे दुनिया के प्यार को ठुकरा दिया, और तेरे कदमों में मैंने भीख मांगने के लिए, मेरे प्यार को पाने के लिए भीख मांग रहा था। ओहो क्या दिन था यार, और आज आए हो मेरे चरणों में प्यार के मांगने, भीख मांगने। गेट आउट, मैं अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया हूं अपने ईश्वर पर। ठीक है, चलिए सर आगे देखिए दोस्तों। वह अपनी यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमश किए गए कर्मों की श्रेणी में ही रख रही है, और उस समय की गई नंदियों के नंदानी, एक होता है नादान, नादान होता है बच्चा, क्या होता है दोस्तों, नादान। क्यों, बच्चा कभी भी गलत कर देते कोई भी काम, क्योंकि उसके अंदर में ज्ञान नहीं होता है। नादानियों के पश्चात स्वरूप उसकी आंखों से आंसू की अजरस धारा बहती जा रही थी।
अब दोस्तों हमारे जो अस्कंद गुप्त थे ना दोस्तों, अस्कंद गुप्त वो प्यार के चक्कर में अपने आंसू को रोक नहीं पा रहे थे। इतने रो रही थी बेचारा, इतने रो रहा था, मैं रहता तो चुप करा नहीं पाते भाई, इतना रो रहे थे, नदी बना दिया था, इतना रो रही थी वो। अपने आसपास उसे सबकी प्यास निगाही दिखाई पड़ती है और वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश करती है। और दोस्तों वो सबको देख रहा है कि सब प्यासा खड़ा है, मैं भी प्यासा हूं, पर मैं इन सब चीजों को छुपाना चाहता हूं। देवसेना का कहना का मकसद ये है, फिर भी जो उसने जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वो बचा नहीं सकी। और कहता है दोस्तों, मेरी जिंदगी की जितनी कमाई है, मेरी जिंदगी की जितनी पूंजी है, मैंने सब कुछ लुटा दिया सिर्फ इस छौड़ा के वजह से। ये अस्कंद गुप्त के छौड़ा है ना दादा, एक वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे ले रे भाई। तो ना करिए दादा ये सन, बड़ी द्वार मिलते रे भाई, पहले तो फीचर बनाया दादा, याद रखिए भाई हमारे कथा था। वह बचा ही सकी, यही विडंबना है, यह वेदना, यही वेदना है। और कहता है इसी की वजह से मेरे दुख हो रही है। कौन कहता है? देवसेना। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है, वह अपने द्रुतमान दुर्लभताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही। ठीक है, गीत के शिल्प रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती है। मनुष्य और प्रकृति कैसे एक दूसरे को अटैचमेंट करके रखती है, यही हमारी स्टोरी में, यही हमारे कविता में, यही हमारे गीत में बताया गया है। दूसरी कविता कार्नेलिया का गीत है। दूसरी कविता क्या है मेरे भाई? कार्नेलिया का गीत है। चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है ना। सोचिया दादा तोहनी कि चैप्टर स्टार्ट भई गले रे भाई, ना दादा। अब तोहनी का हमें इंट्रोडक्शन दियो, अभी तोहनी के चैप्टर 1 के हम थोड़ी देर घड़ी में, थोड़ी देर बाद हमने चैप्टर पढ़ल शुरू करवे भाई, याद रखिए भाई। दूसरी कविता कार्नेलिया का गीत प्रसाद, कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त, पहला नाटक लिया गया था अस्कंद गुप्त से, और दूसरा नाटक कार्नेलिया जो लिया जा रहा है वह अस्कंद गुप्त से। नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। सिंधु के किनारे ग्रीक, याद रखिए, सिंधु के किनारे ग्रीक सीवर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कहती है कि सिंधु का यह मनोहर तट, सिंधु नदी जो हम लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ा हुए है ना, सिंधु नदी पढ़े हुए। तो एक बात थोड़ा सा याद रखिएगा, कह रहा हूं उसको सुनिएगा। दूसरी कविता कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। ठीक है, एक प्रसिद्ध गीत है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। ठीक है, सिंधु के किनारे, सेल्यूकस की बेटी कौन है भाई? याद रखिए कार्नेलिया। कार्नेलिया भी कौन है? लड़कियां हैं। ठीक है, वो नदी के तट पर बैठकर दोस्तों ये मौन को देख रही है, कैसे पानी बह रहा है, कितना सुंदर प्रकृति दिख रहे हैं, कितना सुंदर हमारे भारत देश है, इन सब के बारे में सोचने लगा, है ना। आगे कहता है कि इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत अस्कंदता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वही पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, वह आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। इसमें हमारा चैप्टर नंबर जो हमारा, सॉरी, गीत नंबर जो हमारा 2 है दोस्तों, इस गीत नंबर 2 में पूरा को पूरा भारत की सौंदर्यता के बारे में बात किया गया, भारत के प्रकृति के बारे में बात किया गया, भारत के पर्यावरण के बारे में बात किया गया, भारत में कैसे दूसरे देश से आए हुए लोगों को आश्रय मिल जाती है, इसके बारे में बात किया। ठीक, बताइए मेरे दोस्त, एक बार ईमानदारी में 10 सेकंड कमेंट खोल रहा हूं, एक बार आप लोग बताइएगा क्या स्टोरी जो मैं आप लोगों को समझाया हूं अभी, क्या आप लोगों को समझ में आया? ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। दादा रे तोहनी के हमार पढ़ाई के बेस लागो हो कि ना? नाई बाबू, तोहनी जरूर बताइए भाई, तोहनी हमार ताकत लगी रे दादा, याद रखिए भाई। ठीक है, अभी स्टोरी स्टार्ट नहीं हुआ, पागल में इंट्रोडक्शन दे रहा था, सब कोई सोच रहे सर स्टोरी समझा रहे, जी नहीं, स्टोरी तो अब स्टार्ट होगी, है ना। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। अच्छा लगा? चलिए सर, मजा आ जाएगा दोस्तों। चलिए
अच्छा लगा? चलिए सर, अब आपका यहां से स्टोरी स्टार्ट होता है, क्योंकि ये हमारा पोयम है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ठीक है। हाँ, इस सब चक्कर में तो ही ना जाए दादा, याद रखिए, बर्बाद कर दो तोरे भाई। तो सब चक्कर में कभी भी ना जाए दादा, है ना। तो भालो लड़का लगे भाई, तो भालो लड़का लगिए, तो भालो स्टूडेंट लगे, हम आशा करिए रे भाई। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोग बहुत ही अच्छे लड़के हैं, अच्छी लड़कियां हैं, मेरे बड़े भाई है, मेरी बड़ी बहन है, मेरे छोटे से नन्हे मुन्ने सिस्टर्स होंगे, है ना दोस्त। सर आपका एक बात सुनकर हंसी पे नहीं मत। चलिए, बात करिएगा तो बात करते रहेंगे, है ना। स्टोरी को स्टार्ट कर देता फटाक से, सुनिएगा। अब आपका स्टोरी यहां से स्टार्ट हो रही है, सुनिएगा। स्टोरी नहीं है भाई, ये हमारा पोयम सेक्शन है, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे देवसेना, ये किस कौन से गीत से लिया गया है? अस्कंद गुप्त, याद रखिएगा, अस्कंद गुप्त से लिया गया, ठीक है। अस्कंद गुप्त से लिया गया पहला। अब सुनिए दोस्तों। आहरे वेदना मिली विदाई, कौन कह रहा है? देवसेना। आहरे वेदना, वेदना का मतलब दुख, मिली विदाई, मैंने भ्रमण वंश जीवन संचिता, मधुकारियों की भीख लुटाई, दुनिया की सारी चीजें मैंने लुटा दी आपके प्यार के लिए। छल छल थे संध्या के श्रमण, मेरे आंखें छल छल थे आपके प्यार के कारण। आंसू से गिरते, आंसू रे गिरते थे प्रतिक्षण, हर घड़ी मेरे आंखों से आंसू गिरता था। मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वर्त अनंत अगाड़ाई। ये स्टेटमेंट है, इसी के बारे में अभी पोस्टमार्टम करना है, इसी के बारे में पोस्टमार्टम आइए पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए दोस्तों, व्याख्या के बारे में बात करते हैं, सुनिएगा। देवसेना अपने जीवन की संध्या बेला में अपने अतीत को याद करती है। अतीत का मतलब बीते हुए काल, अतीत का मतलब क्या होता है? बीते हुए काल, सुनिएगा, ठीक है। अतीत का मतलब होता है क्या? बीते हुए काल। देवसेना अपने जीवन की संध्या बेला, शाम के समय, याद रखिएगा, शाम के समय दोस्तों अपने बीते हुए काल को याद करती है, ठीक है। अतीत के स्मरण से उसके मन में एक वेदनायमी हुक सी उठती है, जब वो याद करती है। जब आप भी मेरे दोस्तों कभी भी किसी के प्यार में जब डूब जाएंगे, आप एक तरफा लव करेंगे, है ना, और वो आपसे बाद में पता चलेगा कि वो आपसे प्यार करते ही नहीं है, तो आप उसके लिए पूरी जिंदगी को लुटा दिए, घर द्वार छोड़ दिए, माँ बाप छोड़ दिए, दोस्त अहबाब छोड़ दिए। जब आपको पता चलेगा कि वो हमसे प्यार करता ही नहीं है, सोचो कितना दुख होगी। ऐसे ही हुआ था हमारे देवसेना के साथ, ठीक है। वह अनुभव करती है कि उससे जीवन में वेदना के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं मिला है। अब हमारा देवसेना जो है वो दिन प्रतिदिन यही सोचती है कि मुझे पूरी जिंदगी में दुख के सिवा कुछ नहीं मिला है, मुझे पूरा जिंदगी में मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिला इस दुनिया पे। अपने यौवन काल में वह स्कंदगुप्त का प्रेम पाने में विफल रही, और कहता है कि हम अपने जिंदगी में स्कंदगुप्त का प्यार पाने में विफल रहा, असफल रहा, मैं स्कंदगुप्त का प्यार नहीं पा सका। वह अनुभव करती है कि उसने अपने श्रम बल से जीवन में संचित पूंजी, मैंने अपने बल बूते से अपनी जिंदगी की जितने सारे पूंजी को भी नहीं बचा पाई, और मेरे जितने सारे पूंजी थे, सारे पूंजी मेरे दोस्तों मैंने लुटा दिया। यह उसके जीवन की एक विचित्र विडंबना है, और यह हमारे जीवन की एक क्या है? विचित्र विडंबनाएं हैं। हृदय में मचलने वाली कल्पनाओं को सो जाने के लिए कहती है। कहता है, अरे सुनो, अरे दिल संभाल जाओ, अरे तू जिसके लिए सारे चीज को लुटा दिए हो, आज उसी कह रहा है मैं उससे प्यार नहीं करता। आज वही कह रहा है मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूं। तू समझ जाओ रे, तू समझ जाओ। बेचारा देवसेना दिल को संभालती है, किसी तरह से दोस्तों अपने दिल को संभालती है ना। संभलेंगे तो नहीं, जिसके साथ हुआ है उनको अच्छी तरह से पता भी होगा। सही कह रहा हूं ना दोस्त, है ना। हृदय में मचलने वाली कल्पनाओं को सो जाने के लिए कहती है। वह विश्वस्ता भरे शब्दों में अपने जीवन में भावी सुख आशाओं आकांक्षाओं से विदा लेती है। मेरे जिंदगी में सुख नहीं है, मेरी जिंदगी में सुख नहीं है, सुख को मैं विदा कर देता हूं। मेरी जिंदगी में अब कोई आशा नहीं है, मैं निराशा हो चुका हूं, वो अब लौट कर नहीं आएगा, ठीक है। विदा लेती है। वह अनुभव करती है कि उसका यौवन काल भ्रम की स्थिति में ही बीत गई। भ्रम नहीं, मुझे उम्मीद है ना। तेरी आंखों का अंदाज कहता है क्या, तू प्यार मुझसे ही
नहीं करती है ना। उल्टा बेचारा ये जो हमारा देवसेना है वो मने मन सोच रही है, मने मन भ्रमण कर रही है कि हमारा जो सोच है ना वो बिल्कुल गलत निकलेगा, और वही हुआ उनका। उसका यौवन काल भ्रम की स्थिति में बीत गया, यही सोचते रही कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन किया नहीं है। अब वह मानती है कि उसने अपने जीवन में संचित कुछ मधुकारियों की भांति दूसरी पर लुटा दिया, और कहता है जिंदगी में जो चीज मेरा बचा हुआ है मैं सारा चीज लुटा दूंगा दूसरे की जिंदगी को बनाते बनाते। उसने स्वयं के लिए अब तक कुछ भी बचा नहीं छोड़ा, और मैं अपने जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ पाया, मैं अपने जिंदगी के लिए कुछ भी बचा नहीं पाए। इसलिए वह अब अपनी सभी आशाओं आकांक्षाओं से विदा ले रही है, और कहता है जाओ रे अस्कंद गुप्त, सुख में रहना, मैं आज जिंदगी के सारे सुख सुविधाओं से विदा लेता हूँ। मेरी जिंदगी में जितने सारी चीजें मैं सबसे अलविदा ले रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की ही लिए मैं विलीन हो जाऊंगा, ईश्वर की प्रार्थना के लिए मैं विलीन हो जाऊंगा, ऐसा कहना था अस्कंद गुप्त। आगे लाइन कहता है दोस्तों, देवसेना अपने जीवन के संध्या काल में अपने जीवन काल की स्मृतियों को याद करते हुए प्रायश्चित स्वरूप आंसू बहा रही है, और याद कर रही है और आंसू बहा रही है। हमारा देवसेना जो है याद कर रही है और आंसू बहा रही है, याद कर रही है और आंसू बहा रही है। ठीक है, उसकी आंखों से आंसू हर समय गिरते रहते थे। हमारी जो देवसेना है उसकी आंखों से हर समय आंसू गिरते रहते थे। उसकी जीवन यात्रा में अब कभी ना समाप्त होने वाली खामोशी छाई हुई थी। वो कहता है मेरी जिंदगी में अब कभी भी दुख समाप्त नहीं होगी। वह कभी किसी की नहीं हो पाई, और कहता है मैं अब दुनिया में ना किसी का नहीं हो पाऊंगा, मैं दुनिया में अब किसी का नहीं हो पाऊंगा। अब अपने जीवन में जिंदगी भर अकेले ही रह रही है। और दोस्तों हमारे जो देवसेना है कहा कि मैं जिंदगी भर अब मैं अकेले ही रहूंगी। मैं आज अपने जिंदगी भर क्या दोस्तों, मैं अकेले ही रहूंगी। अगला हमारा स्टेटमेंट आता है, अगला हमारा जो पोयम आता है, शर्मित स्वपन। स्वपन का मतलब होता है क्या, तो सपना देखना है ना। मधुमाया में, मधु मतलब होता है प्यारा सा गीत। गहन विहीन की तरुण छाया में, पथिक, पथिक का मतलब होता है दोस्तों मुसाफिर। पथिक का मतलब क्या होता है, मुसाफिर। उनिधि, उनिधि का मतलब होता है नींद। श्रुति में किसने यह विहाग की ताना उठाई, लगी सदृश थिट थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशाएं आह वावली, तूने खो दी सकल कमाई। और कहता है मेरे सारी कमाई मैंने खो दिया। आइए सर इसके बारे में भी हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, थोड़ा सा सुनिएगा, है ना, सुनिएगा थोड़ा सा, सुनिएगा। कहता है क्या देवसेना याद करती है कि स्कंदगुप्त ने देवसेना के प्रति उपेक्षा दिखाई थी। मुझे उम्मीद था कि वो लौट कर आएंगे, मुझे मुझे उम्मीद था कि वो लौट कर आएंगे, परंतु जीवन के अंतिम मोड़ पर उसने देवसेना के सम्मुख प्राण निवेदन भी किया था। तब देवसेना स्वयं को इसके लिए तैयार नहीं कर सकी। जब वो सब कुछ छोड़ दिया तब दोस्तों जाकर के हमारा जो है स्कंद गुप्त कहता है अरे सुनो देवसेना, ठीक है मैं तो आपके प्यार को स्वीकार करता हूं। उस समय हमारे देवसेना कहते हैं कि नहीं भाई आप चले जाइए, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए ही समर्पित कर दूंगा। ठीक है, अब देवसेना उसकी मोहक छाया को भी स्वप्न की भांति भूल चुकी है। अब देवसेना जो है कहता है अब तेरे चेहरा से तो क्या, तेरी याद में भी, तेरा याद जो आता था ना वो भी मैंने खो दिया, अब तुम्हें जरूरत नहीं है। परंतु अचानक आज कोई थका हुआ पाथिक वन में पेड़ के नीचे सो जाने पर उन्नीदी हालात में कोई मधुर तान सुनकर उसे छेड़ रहा है। क्योंकि हमारे जो देवसेना थी ना, देवसेना जो लड़की थी, हाँ भाई इसी का मैं बात कर रहा हूँ। देवसेना, ये देवसेना है ना, देवसेना, ये जो देवसेना है ये वन में एक पेड़ के नीचे इस तरह से विलय होके, भगवान का विलय होकर पाठ कर रही थी कुछ भी। उसी समय कोई दोस्तों इसको मधुर गीत गाकर इसको छेड़ रहे थे, क्योंकि इसको गीत से ना काफी जो है चिढ़ होता था। क्यों, क्योंकि ये गीत गाते थे। ठीक है, देवसेना तो सॉरी आस्कंद गुप्त जो थे वो गीत गाते थे, ये गीत उनको काफी प्यार लगता था। ठीक है, तो जंगलों में जाकर कहते हैं क्या मौसम आया है, पूरब से मस्ताने पुरवाए चले,
पैरों के, समझ में आ रही ना, वो इस तरह से सोचने लगी। ठीक है, तो दोस्तों कहता है कि ये मुझे कोई छेड़ रहा है। क्या कर रहा है? मुझे कोई छेड़ रहा है। पाथिक, कोई मुसाफिर वन में पेड़ के नीचे सो जाने पर उनिंदी हालत में कोई मधुर तान सुनकर उसे छेड़ रहा है। ऐसा देवसेना को अनुभव हुआ। देवसेना को स्कंदगुप्त द्वारा प्रेम निवेदन करने की याद विहाग राग की भांति प्रतीत हो रही है। देवसेना को याद आता है कि यौवन काल में लोग उसकी और तृष्णा भरी नजरों से देखा करते थे। जब मैं जब स्कंदगुप्त के प्यार में डूबा हुआ था, उस समय जब मैं घर से निकलती थी तो मुझे इस तरह से निकलना पड़ता था। क्यों? क्योंकि लोग मुझे तृष्णा नजर, गिरे हुए नजर से देखते थे। इस कारण से मुझे घर से इस तरह से निकलना पड़ता था। ठीक है, वह स्वयं को ऐसी नजरों से बचाए फिरती थी। इतना प्रत्यंत करने के बावजूद उसने ना जाने किस प्रकार अपने जीवन भर की संचित समस्त पूंजी गंवा दी। इतना कुछ करने के बावजूद मैंने कैसे अपने जिंदगी में पूरी संपत्ति को गंवा दिया, मुझे पता भी ना चला। यह उसके जीवन की ही विडंबना है और यही विडंबना उसकी वेदना का मूल्य भी है। और यही कारण है कि मुझे दुख हुई है कि मैंने सारी संपत्ति को लुटा दिया इसके वजह से। आप लोग मत लुटाइए मेरे भाई, है ना, कभी भी किसी लड़की के लिए या लड़का के लिए नहीं लुटाना जिंदगी में। माँ बाप है तो सब कुछ है भाई, याद रखिएगा। सुनिएगा आगे, कहते चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्लभ पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लोटा लो यह अपनी थाती, मेरे करुणा हा हा खाती। विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। मैंने सब कुछ गवा दिया, वही कह रहा भाई, मैंने सब कुछ गवा दिया। ठीक है, सुनिएगा। देवसेना कहती है कि प्रलय स्वयं मेरे जीवन रथ पर सवार है। उसके जीवन मार्ग पर भावनाओं और वेदनाओं की आंधी चल रही है। देवसेना अतीत को याद करके द्विंदात्मक स्थिति में देवसेना स्वयं को कमजोर जानते हुए भी इन कष्टों, बाधाओं, संघर्षों से संघर्ष करती है। सब कुछ होने के बावजूद सोचिए दोस्त, जिसके लिए मैं 10 साल 20 साल वेट करूं, सोचिए, माना की संख्या बराबर मेरा कोई एक्स गर्लफ्रेंड है, एक्स, वाई मान लेते हैं भाई, एक्स नहीं है, वाई मान लेते हैं। अब मैं दोस्तों उसके लिए मैं सोचूंगा, मैं 10 साल बर्बाद कर दिया, उसके बाद मैं सोचा था कि मैं इसी से शादी करूंगा, और वो और बोलेगी नहीं मुझे नहीं करना है, कितना दुख पहुंचेगा। मैंने 8 साल बर्बाद कर दिया, पढ़ाई बर्बाद कर दिया, सब कुछ पैसा धन दौलत सब लुटा दिया, कितना दुख होगी। साथ ही साथ इस बात का भी दुख होगा, क्या पता है, कि मेरे शरीर कमजोर हो गया, मैं इसके वजह से मैं शरीर पर ध्यान नहीं दे पाया। ये भी दोस्तों एक तरह का हमें दुख होगी। लेकिन इतना कमजोर होने के बाद भी अगर हम डटे रहे तो सोचिए लोग हमें क्या कहेंगे। वही बात देवसेना के साथ, कमजोर जानते हुए भी इन कष्टों, बाधाओं, संघर्ष करती रही। देवसेना ने कमजोर होते हुए भी विषम परिस्थिति से होड़ लगाई। और दोस्तों परिस्थिति खराब होने के बावजूद भी हमारे जो देवसेना है ना, वो विषम परिस्थिति में, कमजोर परिस्थिति में भी दोस्तों वो सामना किया। क्या क्या? रूबरू सामना किया, आमना सामना किया। देवसेना निराशा भरे शब्दों में अपने प्रेमी से याचना करती है कि वह अपने प्रेम रूपी थाती को उससे वापस ले ले। वह अब अपने प्रेमी की धरोहर को संभालने में असमर्थ है और कहता है मैं अब प्रेम को अब नहीं संभाल सकता हूं, मैं अपने प्रेम को अब नहीं संभाल सकता हूं, मैं असमर्थ हूं भाई, मुझे माफ करना। उसकी करुणाजनक स्थिति उसे और अधिक कमजोर बना रही है। वह अब अपने प्रेमी के प्रेम को संभाल सकने में असमर्थ है। मैं अब प्रेम जो स्कंदगुप्त का मैं उसको संभाल नहीं सकता हूं। केवल प्रेम के कारण ही उसने अपने मन की लज्जा तक को गवा दिया है। और कहता है मैं प्रेम पाने के चक्कर में ही मैंने सब कुछ गवा दिया। क्या दोस्त, मैंने सब कुछ गवा दिया। ये है सर आप लोगों का, याद रखिएगा दोस्तों, हमारा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया पहला गीत जो हम लोगों ने कंप्लीट किया। एक बार दोस्तों आप लोग बताइएगा, क्या कार्नेलिया का गीत को स्टार्ट किया जाए? एक बार बताइए क्या आप लोग देवसेना के गीत के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप लोग कर लेंगे? मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स एक बार दिल झूम कर बोलेंगे कि जी सर हाँ हम लोग करेंगे। एक बार बताइए, बताइए समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अच्छा लग रहा है ना जी? हाँ जी, कभी ऐसा तो फील नहीं हो रहा ना कि मजा नहीं आ रहा सर,
कैसे पढ़ा रहे हैं, कभी गाना गा रहे हैं, कभी खोटा बोल रहे हैं। हाँ ना दोस्त, ऐसा फील नहीं हो रही ना भाई? अच्छा लग रहा ना दोस्तों? हाँ, कभी तो ऐसा फील तो नहीं हो रही ना कि क्या बकवास क्लास है? होगी तो बता देना भाई, डोंट वरी। थैंक यू सो मच साधना। सर मैं पूरा नहीं देखी, ये गलत है अपना। शबनम आप खातून, आपको गलत है। मजा आ गया भाई। हाँ, लव स्टोरी है, मजा नहीं आएगा? आप लोगों का जमाना का स्टोरी है भाई। हाँ, हमारा जमाना तो गुजर चुका है मेरे भाई, है ना? थैंक यू सो मच मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में आ रही है मस्त तरीके से। धुआं धुआं कर देंगे, वेरी गुड। नहीं हुआ निशु, मैं सही कर दूंगा अभी क्लास के बाद, तुरंत कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच सानिया नाज, थैंक यू सो मच थानिया। चलिए सर, अब हमारा कार्नेलिया का जो गीत है ना दोस्तों, ये कार्नेलिया का जो गीत है वो हमारा, अरे, कार्नेलिया का गीत दोस्तों हमारा भारत के बारे में बताया गया। भारत के सौंदर्य, भारत के प्रकृति, भारत के पर्यावरण के बारे में बताया गया। इस चीज को याद रखना है, भारत के बारे में ही सब कुछ बताएगा। गौर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है। एक बार गौर कीजिएगा, ये हमारा क्या है दोस्तों? स्टेटमेंट है। ठीक है, ये हमारे स्टेटमेंट को ध्यान सुनिएगा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, है ना? अरुण हमारा, या मधुमेह देश हमारा, प्यारा सा देश हमारा, भारत के बारे में बताया गया था। जहां पहुंच अनजान क्षितिज, जो अनजान व्यक्ति है उसको भी आश्रय मिल जाता है। कोई अनजान नहीं आता भाई, कोई मान के चला अमेरिका से आ गया तो उसको भी हम लोग श्रेय देते हैं, भाई रहो, माई हाउस इज स्लीपिंग, दैट नॉट अटैचमेंट ऑफ माई बाथरूम एंड लोटा पकड़िंग और बाहर जाइंग, बोलते या नहीं? ये बोलेंगे ना, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हम लोग नहीं जानते हैं वो। हाँ। चलिए सर, तो जहां जहां पहुंचा अनजान क्षितिज को भी मिलता एक सहारा। अनजान व्यक्ति आते हैं उसको भी हम लोग सहारा दे देते हैं। सरस तामरस गर्भ विवाह, विवाह पर नाच रही तरुखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुकुम सारा, लघु सरधनु से पंख पसारे, लघु सरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समित सहारे, समित का मतलब समुद्र, उड़ते खग, खग का मतलब पक्षी, उड़ते पक्षी जिस मुंह किए समझ निज प्यारा, और उगते खग, खग का मतलब पक्षी, जिस और किया, नीड का मतलब घोंसला, जिस और किए थे, मैं जिस और करके अपना मुंह जाऊं उधर भी हमारा घर होगा। कौन कहता है? पक्षी। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती आनंद की पाकर जहां किनारा, हे कुंभ ले उषा सवेरे भती दुल ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर उगती रहते जब जग कर रजनी भर तारा। ठीक है, आइए सर इसके बारे में पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम करते भाई, सुनिएगा सुनिएगा। भारत के बारे में बताएगा, मजा आएगा दोस्तों, ये भी मजेदार स्टोरी है। भारत देश प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। हमारा देश एक ऐसी देश है दोस्तों, अलग बात है कि नेताओं ने दोस्तों हमारे देश को बर्बाद कर रखा, करके रखा, ये अलग बात है। लेकिन दोस्तों भारत जैसे सौंदर्य देश कोई नहीं है भाई। यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे, पर्वत, पहाड़, चट्टान, झील वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो भारत देश प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। पूर्ण दिशा से आने वाली सूर्य की लालिमायुक्त किरण इस मधुकारिया मधुरिम देश पर बिखर जाते हैं, और पूरब से जो हमारा रोशनी आती है, पूरब से हमारा जो रोशनी आती है दोस्तों, वो रोशनी पूरी तरह से फैल जाता है पूरे भारत में। पूरब से जो रोशनी आती है वो पूरी तरह से लालिमा युक्त होकर पूरे देश में फैल जाता है। ठीक है, सुबह सूरज पूरी पृथ्वी अपने स्वर्णिम प्रकाश से चमक देता है। यह देश यानी हमारा देश भारत, यह देश सुबह की लाली से भर उठता है। और दोस्तों जब सूरज आते हैं तो यह देश हमारे पूरी तरह से लाली से भर उठती है। यहाँ पूछकर अनजान क्षितिज को भी आश्रय मिल जाता है। कहता है मेरे भाई, यहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज का मतलब होता है कि कोई अनजान व्यक्ति है तो उनको भी भारत में सहारा मिल जाता है। कोई अनजान व्यक्ति है ना दोस्तों, उसको भी भारत में इजीली से सहारा मिल जाता है ना? तात्पर्य यह कि भारत देश में बाहर से आने वाले लोगों को भी सहारा मिल जाता है। तात्पर्य दोस्तों बाहर देश में आने वाले लोगों को भी बिल्कुल सहारा मिल जाता है। अगर आप लोग कोई हजारीबाग से है तो आप लोगों को पता होगा कि एक लड़का को, एक आदमी को अमेरिका की एक लड़की से फेसबुक में प्यार हो गया, दोनों शादी भी कर लिए, और अमेरिका से वो लड़की
हजारीबाग आ चुकी है, आप लोग जानते होंगे, न्यूज में सुने होंगे। यह देश बड़ा ही मनोहारी और रमणीय है। यह देश मनोहारी का मतलब प्यारा सा है, रमणीय है। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य अनूठा है। यह सूर्योदय के समय यहाँ कमल खिल उठते हैं। कितना सुंदर कहता है दोस्तों, जब हमारा सूर्य उगता है, जब हमारे सूर्य उगते हैं ना, जब हमारे सूर्य पूरब से उगती है, उस समय हमारे देश में कमल का जो फूल है वो खिल उठता है। जो कमल का फूल है वो पूरी तरह से क्या होता है दोस्तों, खिल उठता है। ठीक है, कमल का फूल पूरी तरह से खिल उठते हैं। उनके कोषों में पराग और सुगंध भरी होती है। उनका जो इस तरह से कोष नहीं होते भाई, है ना, पत्ता जो इस तरह से होती है कमल का पत्ता, तो उसमें जो कोष है, इसमें सुगंध पूरा भरा हुआ रहता है। प्रातः काल में वृक्षों से छान कर आती सूरज की रोशनी में चमकती है। और जब सूर्य जो है दोस्तों पेड़ों पर पड़ती है, सूर्य का जब किरण पेड़ों पर पड़ती है, तो पेड़ भी दोस्तों खिल उठते हैं, साथ ही साथ पेड़ भी चमक उठते हैं। आगे कहता है दोस्तों क्या, सुनिएगा, पुष्प पर नृत्य करती है। पुष्प का मतलब जो हमारा फूल है वो नाचती है, वो इस तरह से नाचती है भाई। कौन कहता है, हमारा देवसेना, सॉरी 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 हमारा जयशंकर प्रसाद। पुष्पों पर नृत्य करती सुंदरता देखने को लायक होती है। मंद पवन मतलब धीरे धीरे जो हवाएं चलती है उसको हम लोग बोलते हैं मंद पवन। मंद पवन के झोंकों से वृक्षों की डालियां झूम उठती है। और जब थोड़ा थोड़ा दोस्तों हवाएं चलती है, तो हमारे जो पेड़ है तो कभी इधर होती है तो कभी इधर होती है, कभी इधर होती है तो इधर होती है। इतना सुंदर देखने को लगता है। सोचिए मेरे दोस्तों, कोई पेड़ इस तरह से खड़ी और इस तरह से हो जाए, इस तरह से कभी इधर होता है, कितना सुंदर लगता है देखने में, है ना। प्रातः सूर्य की लाल किरण बिखर कर यह आभास कराती है कि प्रकृति ने मंगल कामना के साथ ही चारों ओर सिंदूर तथा केसर की वर्षा कर दी है। शीतल मतलब ठंडा, मंद मतलब धीरे, पवन के झोंकों के साथ ही चाहते पक्षी भी इस अपने आश्रय स्थली समझकर इधर ही आ रहे हैं। कहता है तात्पर्य यह है कि भारत सभी को आश्रय देता है। कहता है दोस्तों, जो हमारा पक्षी है, जब सुबह सुबह होती है तो पक्षी अपने नीड से, अपने घोंसले से निकलकर अपने भोजन का तलाश में जाते हैं। वो जिधर जाते हैं उधर ही उनको भोजन मिल जाता है। जब हमारा सूर्यास्त होती है, जब हमारा सूर्य डूबने वाला होता है, वो अपने लौट कर अपने नीड पर आ जाते हैं, वापस घोंसले पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, आइए सर, उम्मीद करता हूं दोस्त कि बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को समझ में आ रही है। आगे देखिए दोस्तों क्या कहता है, कहता है क्या, कभी भारत भूमि एवं यहाँ की प्रकृति सुंदरता का यह सुगान करते हुए लिखता है कि भारत दया, सहानुभूति, करुणा एवं प्रेम भाव वाला देश है। यहाँ के लोग पर पीड़ा से आहत होते हैं, वे दूसरों को कभी दुख नहीं दे सकता है। और भारत के लोग ऐसी लोग हैं, भारत की संस्कृति ऐसी संस्कृति है, भारत का डिसिप्लिन ऐसी डिसिप्लिन है कि कभी भी किसी दूसरे लोगों को दुख नहीं दे सकता है ना। लेकिन लड़की लोग बड़ी दुख देती है भाई, लड़का भी देता है, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ लड़कियां लोग देती है, बड़ी दुख देता है दोस्तों, है ना। चलिए सर, दूसरों को दुखी होता देखकर भारती की आंखों से आंसू धारा बह निकलती है। क्या सच बोल रहा है क्या ये? पहले जमाने को लोग लिखा है, आज के जमाने ये पढ़ेंगे तो तमाचा लगाएंगे, यस या नो। तो क्या रहा है मेरे दोस्तों कि भारत की जो लोग है, कोई अगर दुख है, अगर मुझे पता चल गया ये व्यक्ति दुख है, तो उसकी दुख को मैं देख कर मैं भी रोने लगा, मैं भी रोने लगूं, ऐसा होगा। अच्छा हुआ मर जाऊं किसी तरह से, अच्छा हुआ इसको ये दुख आया। तो आज के जमाने के लोग ये डायलॉग मारता है, लेकिन पहले जमाने के लोग नहीं। ये भाई क्या हुआ, ये हुआ, ओ माय गॉड, सुन 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 सुन, तो टेंशन ना ले, चलो हम लोग मिलकर इस दुख को बांट लेते हैं और आपका जो टेंशन है वो दूर कर देंगे। लेकिन आज, है ना, आज आग से लोग कम जलते हैं जितना दोस्तों लोगों के सफलता मिलने पर चल रहे हैं, है ना। अब सुनिएगा सर, आंखों से आंसू धारा बह निकलती है। जिस प्रकार समुद्र की विद्रोही व विकराल लहरें समुद्र से टकराती है और फिर शांत हो जाती है, जैसे समुद्र का लहर देखे मेरे भाई, हचाक से मारकर नीचे मेरे दोस्तों, फिर टकराती है, फिर वापस आता है, फिर जाता है दोस्तों, हचाक से मारता है, टकराता है, फिर वापस आ जाते हैं, ऐसे है नो। तो दोस्तों वही कह रहा है हमारा कि लहरें समुद्र से टकराती है और फिर शांत हो जाती है। वैसे ही भारत देश में आकर सभी शांतमय ना हो जाते हैं। भारत में
आकर सभी को आश्रय मिलता है। भारत देश को सौंदर्य वर्णातीत है। प्रातः सूर्योदय से पूर्व आकाश में तारे उगते हैं। सूर्योदय से पूर्व मतलब सूरज उगने से पहले पहले हमारे आसमान पर दोस्तों ताराएं छा उठते हैं। तब उषा ऋषि पनिहारी आकाश रूपी कुएं से अपने सुनहरे कलश में ऐसे सुनहरा पानी ढुलका देती है। तब लगता है कि चारों ओर प्रकाश फैल गया है। यहाँ सभी प्रणाली हर्षोल्लास से भरे और सुखी है। यहाँ के सभी जो प्रकाश है पूरी तरह से हर्ष और उल्लास से क्या मेरे भाई दुखी हुए।